हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। एक बार एक रिपोर्ट देखते हैं कि ओवैसी साहब का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और फिर आप इनके बयानों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इनके बयानों को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने बेबाक बयानों से भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद जनाब असदुद्दीन ओवैसी से इस चर्चा सत्र में हम जानेंगे कि आने वाले वक्त में वो भारत को दुनिया के नक्शे पर कहां और किस रूप में देखते हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी से हम ये भी जानेंगे कि देश की आवाम का दिल जीतने, गरीबी को मिटाने और मिलकर मुल्क की हिफाजत करने की उनकी सोच कैसे अमल में लाई जाएगी। हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हम 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मैं जानती हूं कि इससे पहले तकनीकी कारण के चलते जुड़ नहीं पाए थे, उसके लिए सबसे पहले खेद चाहती हूं ओवैसी साहब। और मैं उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे थे आपसे बहुत से मुद्दों पर आपकी राय सुनने के लिए। मुझे पता है हमेशा डंके की चोट पर ओवैसी साहब अपनी बात रखते हैं। ओवैसी साहब, आज राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कर रहा है और मुझे लगता है मैं आपका अभिनंदन करूं, स्वागत करूं। उसी के साथ शुरुआत में सबसे पहले यही पूछूंगी कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम ओवैसी जी के लिए क्या है? मैडम, रिपब्लिक को हमसे प्रेम ही नहीं है। हम 2 घंटे से बैठे हुए हैं और आप सबको सुन रहे हैं, मंत्रियों को, साधुओं को, बड़े बड़े लोगों को, और गरीब बैठा हुआ है 2 घंटे से। तो थोड़ा हमसे भी प्रेम कर लिया करिए। क्या सवाल था, दोबारा बोलिए। ओवैसी साहब, मेरे दर्शक बैठे हैं और उन सबके सामने आपसे बहुत खेद प्रकट कर रही हूं। मैं जानती हूं और इसीलिए मैं माफी के साथ शुरुआत कर रही हूं कि थोड़ा विलंब हुआ है। मैं राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में आपसे सबसे पहले शुरुआत में यही जानना चाहती हूं कि राष्ट्रवाद ओवैसी साहब के लिए क्या है, क्या मायने रखता है? नहीं, राष्ट्रवाद के माने यह है कि संविधान को मानना पड़ेगा। हमारे पास राष्ट्रवाद के माने यह है कि इंडियन नेशनलिज्म को मानना पड़ेगा। और इंडियन नेशनलिज्म जब आप मानते हैं तो जब कोई सरकार गलती करती है तो आप उसके खिलाफ बोले, उनके झूठ को झूठ बोले, उनकी अच्छाई को अच्छाई बोले। मगर अगर नेशनलिज्म के नाम पर कोई ये कहेगा कि नहीं, मोदी सरकार की गलतियों को कुछ मत बोलो, वो नेशनलिज्म नहीं है, वो तो देश से धोखा है। तो ये हमारी नजर में राष्ट्रवाद ये होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जब चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद दिखाते नहीं, उन सरकार दिखाती है। राष्ट्रवाद तो ये नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ फोटो ले लें और जबकि हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा है, हमारे जानवर, हमारे किसान जो लेकर सर्दी में जानवर ग्रेजिंग को लेकर जाए तो वहां जा ही नहीं सकते। तो ये राष्ट्रवाद तो ये होना चाहिए। राष्ट्रवाद ये नहीं हो सकता कि जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार है, उन्हीं की तारीफ में पुल बांधे जाएं। ओवैसी साहब, आप प्रधानमंत्री से काफी खफा नजर आते हैं, हर बार बोलते हैं और आज भी मुझे लगा कि एक अलग नोट पर इस बातचीत की शुरुआत होगी, लेकिन आप फिर वहीं आ गए। नहीं मैडम, मैं क्या करूं, आपको प्रधानमंत्री से बड़ी मोहब्बत है, आप बड़ा चाहते हैं उनको, मैं क्या कर सकता हूं? आपकी मोहब्बत मुबारक हो। मैं प्रधानमंत्री की मोहब्बत में सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये मोहब्बत ये होनी चाहिए कि सच्चाई बयान किया जाए। तो अगर सिर्फ झूठी तारीफ करना मोहब्बत है तो मैं नहीं मानता इसको। ओवैसी साहब, मुझे लगता है कि मोहब्बत तो आपसे भी है, क्योंकि सुबह से 3 बार प्रयत्न किया और हमने पूरी कोशिश की, इसीलिए अभी इस वक्त आप हमारे सम्मेलन पर जुड़े हैं, क्योंकि हम बहुत आशा के साथ इंतजार कर रहे थे आपका। और मैंने जैसा कहा कि आज आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में मुझे लगता है कि विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां
विपक्ष की भूमिका उस तरह से नहीं निभा पाई है जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी निभा रहे हैं। कोई भी मुद्दा सबसे पहले अगर उस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया आती है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की आती है। नहीं मैडम, इसमें आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमसे हमारी राय पूछ लेते हैं और आप लोग माशाल्लाह से उसको चला भी देते हैं। और अर्नब गोस्वामी को अगर उसमें कुछ नजर आता है मलई तो फौरन हमारी टीआरपी बढ़ा देते हैं, अपनी बढ़ा लेते हैं और नेशन वांट सुनने पे शुरू हो जाते हैं। तो अब दूसरी पार्टियां अगर नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं मैडम? मैं तो कांग्रेस पार्टी को ना आप समझा सकते ना मैं समझा सकता। तो हमसे जो छोटा मोटा हो सकता है हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों को बयान किया जाए, उन चीजों को रखा जाए। अब दूसरी पार्टी के बारे में तो हम नहीं बोल सकते मैडम, वो बड़े काबिल लोग हैं, बड़े लोग हैं और हम तो उनके लिए बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, क्या क्या बोलते हैं हमारे बारे में अनाप शनाप। तो वो चले, वो बोल दे आकर, वो नहीं बोल रहे तो क्या करेंगे आप? नहीं, आपने ये अंतर देखा है कि पिछले कुछ समय में जो लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते थे वो अब ये नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओवैसी साहब बहुत मुखर होकर बीजेपी पर हमला करते हैं। तो आपने ये चेंज, ये बदलाव नोटिस किया है कि नहीं? मैं नहीं जानती, लेकिन हमने किया है। नहीं ना, आपने चेंज नोटिस ही नहीं किया। हम 2 दिन राजस्थान में थे, कितना कांग्रेसियों ने हमारे बारे में क्या क्या नहीं बता। हम 1 हफ्ता पहले अहमदाबाद में 2 दिन थे, फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गई है वहां पर। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, डेमोक्रेसी में आप क्रिटिसाइज करिए, मगर जब इतना हद से गिर जाते हैं कि जब हम 1999 से 2012 तक कांग्रेस पार्टी का साथ दिए, जब हम दूध के धुले हुए थे, आज हम गुजरात में लड़ रहे हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम राजस्थान में जाकर अपनी सियासी सफर का आगाज करते हैं क्योंकि वहां पर हमारी नजर में एक थर्ड फोर्स की जरूरत है, तो तकलीफ हो जाती है। अब तो ये होगा कि बीजेपी हमको एंटी नेशनल कहती है, जिनाह के तौर पर देखती है, कांग्रेस पार्टी हमको बीजेपी का एजेंट बना देती है। तो अब ये दोनों में कंपटीशन चल रहा है, हमको क्या नाम से पुकारा जाए। आपने अपनी बात की शुरुआत सेक्युलरिज्म पर बात कहकर करी थी और आप ये कह चुके हैं कि राजनीतिक दलों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश को बहुत ठगा है। तो आपको लगता है, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को ठगा गया है? मुसलमानों को राजनीतिक दलों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर ठगा है। देखिए, जब पंडित नेहरू देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर पंडित नेहरू ने जब 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला दलितों के लिए, तो उन्होंने मुसलमानों को, क्रिश्चियन को हटा दिया, रखा ही नहीं। तो वो एक मिसाल है। फिर बाबरी मस्जिद का इशू है, पंडित नेहरू ने, जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, उनको फोर्स कर सकते थे बाबरी मस्जिद में, उन्होंने सिर्फ खत लिख दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए। सच्चर कमेटी बनी, सच्चर कमेटी के मनमोहन सिंह ने थोड़े से रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया, बाकी सब भूल गए। रंगनाथ मिश्रा ने रिकमेंडेशन किया, उसको भूल गए। तो यही तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म तो गाली बन चुका है आजकल। जो संविधान में सेक्युलरिज्म है, मैं उसको सराखों पर रखता हूं, इज्जत करता हूं, और पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए, ज्ञानवापी का जो भी ऑर्डर आया, ये जो सेक्युलर पार्टी है खामोश बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं है उसके ऊपर, बिल्कुल खामोश बैठे हैं। आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप ये बात कहकर के राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म के नाम पर ठग रहे हैं, खुद अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं मुसलमानों का। यानी कि अगर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो AIMIM करती है, असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी देर पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा हमारे साथ जुड़े थे इस सम्मेलन में, और उन्होंने कहा कि ये ओवैसी साहब को क्यों लगता है कि मुसलमानों की आवाज सिर्फ वही उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो हेमंत बिस्व शर्मा तो मुझसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। इतनी आवाज उठा रहे हैं कि मदरसों को तोड़ दे रहे हैं। वो मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं कि 10 घंटे पहले मदरसों को नोटिस दी जाती है। 260 बच्चे भोजाई गांव के मदरसे के गांव वालों के घर में रहते हैं, तो यकीनन उनसे बड़ा तो कोई, जैसा उर्दू का एक शेर है कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने, तो उन्हीं पर उतरता है वो।
नहीं, तो उन्होंने तो ये बात रखी कि अगर कहीं कोई आतंकी लिंक मिले हैं तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे लिए तो सब बराबर है। अगर ऐसी ही कोई चीज कहीं और होती तो मैं वहां पर भी कार्रवाई करता। देखिए, मुख्यमंत्री जरूर है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं है ना वो। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर पकड़ा गया, आपने अच्छा किया भाई, टीचर पकड़ा गया ना, तो मदरसे को डिमोलिश कैसे करेंगे आप तो झूठ बोल रहे हैं। सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की नोटिस देते उस मदरसे में, 3 साल से वहां पर है। आप होते कौन तोड़ने वाले उसको? आप कोर्ट में उस शख्स को सजा दिलवाइए, कोर्ट सजा देगा तो क्या मदरसे तोड़ने की कोर्ट सजा देगा क्या? वो कब से चीफ जस्टिस बन चुके हैं, जुडिशरी पावर्स उनके कब से आ गए? ओवैसी साहब, वो तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असम के लोगों ने तस्वीरें आई किस तरह से वहां पे जो मदरसे जहां टेरर लिंक था उन्हें खुद तोड़ा कि ये यहाँ पर इस तरह का टेरर लिंक मिलने से हमारी असम की छवि खराब हो रही। वो तस्वीरें भी आई। तो वो लोग तो चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन वो भी चाह रहे थे कार्रवाई। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं समझ गया आपके सवाल। मैं समझ गया। एक चीज होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार है बेचारे। अब उनसे आप उनके सर पे बंदूक लगाकर बोलेंगे या तो तुम तोड़ो या हम तोड़ेंगे, तो बेचारे मरता क्या नहीं करता। बोजाई गांव के मदरसे की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 घंटे का टाइम दिया गया और 260 बच्चों को गांव के लोग अपने घर में रखते हैं और मदरसा तोड़ देते हैं। आप खुद कर रहे हैं, आप तो जुल्म कर रहे हैं भाई। 3 साल से जो मदरसा कायम है, जब तक आपको सेक्शन 26 नोटिस नहीं देते, इतने वहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने उनके घर तोड़े? कितने आपने उल्फा के घर तोड़े बताइए? का भी आवाज ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील होगी।
ओवैसी साहब, आसमान नहीं गिर रहा है, लेकिन एक डर का माहौल पैदा होता है। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो क्या उनके खुद के बयान मुसलमानों को नहीं डराते हैं? वो कहते हैं देखिए ये फैसला गलत है, ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान मुसलमानों को डरा रहे हैं? नहीं, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उम्मीद दिला रहा हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई होगी और लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। मैं कहां वायलेंस और बंदूक और इन तमाम चीजों की बात कर रहा हूं। वो जो बात करते हैं वायलेंस की, वो डरते हैं। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि संविधान के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जजमेंट दिया गया है, तो मैं तो उम्मीद दिला रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि बेखौफ होकर अपनी लड़ाई को लड़ो और लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। डर कहां दिला रहे हैं? डर तो वो लोग दिला रहे हैं जो धर्म संसद करके मुस्लिम महिलाओं की रेप की बात करते हैं। डर तो वो लोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, मुसलमानों को नहीं पूरे देश में, कि गांधी के कातिलों की तारीफ करते हैं। वो लोग खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। धर्म संसद जो हुआ वो तो पूरे भाजपा की सरकार ने उनकी सपोर्ट किया, तो वो लोग डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। ओवैसी साहब, डर का माहौल तो ऐसी बातों से भी होता है जब आप एक सर्वे को कहें ये टारगेटेड सर्वे है, ये सर्वे जानबूझकर किया जा रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाकर किया जा रहा है। मैं यूपी के सर्वे की बात कर रही हूं, मदरसों की। नहीं, मैं बात समझ गया। मैडम एक बात बताइए, सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है भैया? आप मिशनरी स्कूल का सर्वे कराइए, आरएसएस के स्कूल्स का करवाइए, गवर्नमेंट के स्कूल्स का करवाइए, कितनी बिजली है, कितने टॉयलेट हैं, आप सबका कराइए ना, सिर्फ इनका क्यों सर्वे करा रहे हैं आप? और वो भी आप 1 महीने का टाइम, आपके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट है। आप क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप भाई? हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके मंत्रालय ने यूआईडीएससी का एक सर्वे कर दिया, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पूरे स्कूल मदरसों का। वो सर्वे केंद्र सरकार के पास से ले लीजिए आप, मगर एक टारगेटेड सर्वे करके आप पूरे देश में मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये मदरसे देश के लिए प्रॉब्लम है, इन मदरसों में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, जबकि ये झूठ है, भाजपा का प्रोपेगेंडा झूठ है। इन्हीं मदरसों से ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, इन्हीं मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, इन्हीं मदरसों से मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो आप टारगेटेड सर्वे क्यों करें? सबका करिए ना। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकार को सबका सर्वे कराइए आप। 16,000 मदरसे सर रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 40,000 ऐसे हैं जो कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो उनका अगर खाका मिल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मदरसों से कई बार कुछ आतंकी लिंक मिले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या सर? मैडम, आतंकियों के लिंक तो बहुत से लोगों से मिले हैं। आप सिर्फ मुसलमान क्यों देख रहे हैं? बहुत से लोगों से मिले हैं। आप जो हनी ट्रैप होते हैं, लोग पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कौन से कहां से पढ़कर आए? अच्छा, आपको एक बात रियलिटी बता रहा हूं, मैं यूपी सरकार को चैलेंज कर रहा हूं, क्या आपने इस साल आपकी सरकार बनने के बाद आपने ऑर्डर पास नहीं किया कि हम और मदरसों को नहीं लेंगे मदरसा बोर्ड में? क्यों नहीं ले रहे आप बताइए? झूठ मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्या यूपी सरकार 5 साल में 4.5 साल की सैलरी उन टीचर्स को नहीं दी जो मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं? क्या ये सच है या झूठ है? बताओ आप सिर्फ देश में मदरसों के ताल्लुक से खौफ और गलतफहमी पैदा करने के लिए इस तरह का सर्वे कर रहे हैं। ओवैसी साहब, कल कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार है कि उनके यहाँ क्या यूनिफॉर्म होगी। मैं हिजाब के संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रही हूं, यानी शैक्षणिक संस्थान ये तय कर सकते हैं कि उनके यहाँ क्या यूनिफॉर्म हो। अब जब आप यूनिवर्सल, आप एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, हर तरफ एक सर्वभाव हो, ऐसे में अगर इक्वालिटी उस क्लासरूम में हो जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उससे असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत क्या? सबसे पहली बात तो यह कि मैडम, आपके एडिटोरियल टीम को, अर्नब गोस्वामी को, उनको फायर करना चाहिए। इतना गलत सवाल आपसे करवा रहे हैं। कोर्ट ने क्वेश्चन किया, जब बहस हो रही थी, क्या जजमेंट दे दिया कोर्ट ने? नहीं दिया कोर्ट ने। अभी भी आर्गुमेंट होगा। दूसरी बात यह, आपको और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट की टिप्पणी, मैडम वो जजमेंट नहीं है। जजमेंट नहीं है, मैंने नहीं कहा जजमेंट है, मैंने कहा कोर्ट की टिप्पणी है। सुनिए, तो अब आप बोल रहे हैं
पहले आपने कहा कोर्ट ने ऐसा कह दिया। दूसरी बात, सर अभी तो हियरिंग चल रही है, फैसला कैसे आ जाएगा? बेटे को भिजाता हूं या आप भिजाते हैं? हाँ तो ठीक है, सुन लीजिए, आप इसलिए करेक्ट कर रहा हूं आपको, आपने गलती मान लिया। तो क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को स्कूल की गेट पर छोड़ देता हूं? नहीं छोड़ देता हूं। तीसरी बात, क्या हिजाब पहनने से किसी और के फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, मेरी बेटी पहन रही है। चौथी बात, ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। पांचवी बात, आर्टिकल 29 में राइट टू कल्चर का मुझे राइट है। छठी बात, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है। आप कैसे मुझे रोकेंगे? मुझे आप, मैं संविधान की बात कर रहा हूं आपसे। ओवैसी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज हिजाब के नाम पर, ये कोर्ट में कहा गया उन वकीलों की तरफ से जो हिजाब को डिफेंड कर रहे थे, कि हिजाब के नाम पर 17,000 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब ऐसे में आपको लगता है ये सही कदम है, हिजाब के नाम पर शिक्षा छूट जाए? कि तो आपने किया ना, आपसे मुराद भाजपा की सरकार ने किया। आपने मजबूर किया उनको गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ने के लिए। भाई, उन गवर्नमेंट स्कूलों में दूसरे रिलीजन के रिलीजियस सिंबल्स अलाउड होंगे और इस्लाम का रिलीजियस सिंबल अलाउड नहीं होगा। ये एक नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए आप? और बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल में हिजाब पहनकर आप बॉक्सिंग लड़की कर सकती है, आप स्कूल में नहीं पहनने दे रहे उसको, क्या बात है बताइए आप? और आपको आपने ये कानून लाया क्यों? आप तो महरूम कर रहे हैं बच्चियों को तालीम से। और गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल तो सबके पसंद चलता है ना। आर्टिकल 29(2) पढ़ लीजिए आप, भारत के संविधान आर्टिकल 29(2) का ही वायलेशन है ये। नहीं ओवैसी साहब, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी मानते हैं शिक्षा ना हो तो ना हो, स्कूल छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हिजाब जरूरी है, क्योंकि इससे संदेश तो यही जाएगा। उन बच्चियों ने उनका राइट टू कॉन्शियस, उनका डिसीजन है। प्राइवेसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी में कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उन्होंने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस पर अमल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर प्राइवेटली पढ़ रहे हैं, मगर आपने उनको मजबूर किया, सरकार ने उनको मजबूर किया। ओवैसी साहब, आप जिस तरह से बात रख रहे हैं अपनी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो 4 साल की बच्ची भी हिजाब पहन रही है, क्या उसकी कॉन्शियस है? क्या वो अपनी मर्जी से पहन रही है? 4 साल नहीं, सुनिए, देखिए, आपको इस्लाम में मालूम होना चाहिए कि जब बच्ची बालिग हो जाती है, जब बच्चा बालिग हो जाता है, उसको नमाज पढ़ना उस पर फर्ज हो जाता है। अब 4 साल की बच्ची पहन रही है तो आप उनके माँ बाप से पूछ लीजिए। मगर जब बच्ची अपना फैसला ले सकती है और ले रही है तो आपको रेस्पेक्ट करिए ना। आप क्यों चाहते कि मेरी बेटी आपकी तरह बन जाए? क्या मैं कह रहा हूं कि आपको हिजाब पहनो? क्या मैं फोर्स कर रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं। भाई, मेरी बेटी, उसका एक कॉन्शियस है, वो एक बालिग हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, ले रही है। वहां 4-5 साल की बच्ची पहन रही है तो उनके माँ बाप जवाब देंगे, वो मैं उनके लिए जवाब नहीं दे सकता। ठीक है असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं बस ये कहूंगी कि बहुत से मुद्दे हैं। मैं जानती हूं कि आपके साथ भले ही लोग सहमत हो या असहमत हो, लेकिन आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इस राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। और असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में हिस्सा बनने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं मृदुल, और अब एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि आप देखिए, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण राज्यों के निर्माण से होता है। जब राज्यों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। निधि, और सुबह से ही हम इसलिए हर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते आए हैं शिवराज सिंह चौहान। और किस तरह से जो स्टेट लेवल पे आगे राष्ट्र निर्माण में राज्य सहयोग करते हैं, ये भी तमाम बातें वो कहेंगे। कैसे राष्ट्र के मुद्दे वो उठा रहे हैं राज्य स्तर पर, ये भी हम तमाम बातें उनसे पूछेंगे। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य ने क्या काम किया है, आइए एक नजर डालते हैं।
राज्य सरकार की उद्योग फ्रेंडली नीतियों से फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग सहित निवेश के अन्य क्षेत्रों में नई इकाइयों